प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में आज हम सेकंड पार्ट भारत का भौतिक पर्यावरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। लास्ट फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमने लास्ट चैप्टर भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी उसको हमने कुछ समय के लिए ब्रेक दिया है और हम सेकंड पार्ट, जो सेकंड हमारी पाठ्य पुस्तक है भारत का भौतिक पर्यावरण, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस पुस्तक को भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे जिस प्रकार से अभी हम फर्स्ट पार्ट को कवर करते आए हैं, और इसमें उन्हीं चैप्टरों को हम सम्मिलित करेंगे जो आगामी 2021 वर्ष में जो वार्षिक परीक्षा होंगी उसके अनुरूप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है, संशोधित पाठ्यक्रम जो है, उसके आधार पर जो चैप्टर हमें दिए गए हैं जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर यानी फर्स्ट अध्याय जो है इसका, भारत और स्थिति, यानी भारत की स्थिति कितने अक्षांश कितने देशांतर पे है, इसकी लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार की है, और उत्तर में दक्षिण में इसकी जो इस धरातलीय और तटीय सीमा है उसके बारे में इसमें चैप्टर में विवेचना की गई है। तो हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उन पर हमारी चर्चा होगी। तो ये फर्स्ट चैप्टर होगा और फर्स्ट चैप्टर को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम अध्याय की, और हमारा जो पहला चैप्टर है वो होगा भारत की स्थिति। पिछली कक्षाओं में भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आप कक्षा 10 में भारत का भूगोल पढ़कर आए हैं। ठीक है, लेकिन कक्षा 10 में जो आपने भारत का भूगोल पढ़ा है वो उसकी अर्थव्यवस्था से संबंधित पढ़ा था, जिसमें आपने कृषि, विनिर्माण उद्योग, खनिज, ऊर्जा संसाधन, मानव संसाधन, ये आपने पढ़ा था। लेकिन कक्षा 9 में आपने भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का जो फिज़िकल फीचर्स वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपने कंप्लीट किए थे, जिसमें आपका एक चैप्टर सबसे पहला जो होता है वो भारत का परिचय होता है, भारत की स्थिति और उसका आकार किस प्रकार का होता है, ये कंप्लीट आपने किया होगा कक्षा 9th में। ठीक है, कक्षा 9th में आपने अफवाह तंत्र के बारे में, जलवायु के बारे में, स्थलाकृतिक स्वरूप के बारे में आपने अध्ययन किया था। कक्षा 10 में हम अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, और कक्षा 11 में जब वापस आ जाते हैं तो कक्षा 11 में पुनः एक जो पाठ्य पुस्तक है वो भारत के संदर्भ में होती है, यानी भारत के संदर्भ में आपको पुनः एक बार कक्षा 11 में फिर से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि कक्षा 9 में आपने पिछले कक्षाओं में भारत के मानचित्र के बारे में देखा, समझा, और कक्षा 10 में भी आपने भारत के मानचित्र को देखा और उसके संदर्भ में जो भी हमारी अर्थव्यवस्था संबंधित चैप्टर्स थे उसको हमने वहाँ कंप्लीट किया था। इसका मतलब आपको भारत के मानचित्र का ज्ञान हो चुका है कि भारत के मानचित्र में उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ स्थित है, ये आपको लोकेशन पता चल गई होगी। अब देखिए आगे की हम बात करते हैं। दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एक्चुअल में इसके लोकेशन की बात कर रहे हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय जो हमारा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, उसके अनुसार हम किसी भी देश की सही स्थिति का पता लगा पाते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। यदि आप भारत के मानचित्र देखें तो भारत के मानचित्र में आपको 4 लोकेशन देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर उत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ आपको एक लोकेशन नज़र आएगी।
ठीक है, देखिए ये जो लोकेशन आपको नज़र आ रही है ये भारत के सबसे उत्तर में है, भारत के सबसे उत्तर में है। तो उत्तर में कौन सा भाग है? कश्मीर। उत्तर में कौन सा भाग है दोस्तों? कश्मीर। उसके बाद आप भारत का दक्षिणी भाग देखते हैं तो दक्षिणी भाग का जो अंतिम बिंदु है ये वाला जो भाग है इस भाग को बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कन्याकुमारी। ठीक उसी प्रकार से पूर्व और पश्चिम की यदि हम चर्चा करें, भारत का पूर्वी हिस्सा देखें तो भारत का पूर्वी हिस्सा जो आप देखेंगे तो इसका ये जो भाग होगा ये राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। और यदि हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम के लिहाज से देखें तो पश्चिम में ये जो भाग होगा ये होगा गुजरात। ये कौन सा राज्य होगा? गुजरात। तो इस प्रकार से भारत का सबसे उत्तरी छोर जो है वो कश्मीर राज्य, ठीक है। हालांकि अब वर्तमान में ये है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लेकिन पूर्व में इसको हम जम्मू कश्मीर ही राज्य बोलते थे। और दक्षिण में कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है और पश्चिम की तरफ गुजरात राज्य स्थित है। तो ये चार हमारे कॉर्नर हो गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं हम। भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है आप मैप में देखेंगे तो आपको भारत का तटीय क्षेत्र गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक नज़र आएगा, ठीक है। गुजरात राज्य से लेकर पश्चिम बंगाल राज्य तक ये पूरा हमारा तटीय क्षेत्र है। और तटीय क्षेत्र जो है ये अंत्य समुद्री क्षेत्र में लगभग 12 समुद्री मील या किलोमीटर के हिसाब से 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की दक्षिण सीमा जो है वो बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। यानी कि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट बिंदु आप देखें जो कि द्वीप है, ठीक है। ये द्वीप जो है ये कितने डिग्री पर स्थित है? तो ये द्वीप 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट भी हम इसको कह सकते हैं पर स्थित है, ठीक है। इस चित्र में आपको नज़र आ रहा होगा ये जो भाग आप देख रहे हैं सबसे अंतिम बिंदु जो है ये सबसे अंतिम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है और हम इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। अब देखिए उत्तरी अक्षांश कहने के पीछे कारण क्या है? उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं हम? इसके पीछे कारण ये है कि हमारा भारत जो है यह भारत की संपूर्ण स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की संपूर्ण स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जो अक्षांशी रेखाएं होती हैं, जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का डायग्राम है, यानी हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के बीचों बीच हम देखें तो एक विषुवत रेखा होती है, ठीक है, जो 0 डिग्री पर स्थित होती है विषुवत रेखा। और 0 डिग्री के उत्तर में हम जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, और इस विषुवत रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध स्थित होता है। यहाँ कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनी हुई होती हैं, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से कुछ रेखाएं बनी हुई होती हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खिंची हुई होती है, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खिंची हुई होती है। देखिए अभी मैंने जैसे बनाया तो ये बनाया पश्चिम से पूर्व दिशा में बनी हुई होती है। इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस। अक्षांश रेखाएं या इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। ये जो रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं, ये उत्तरी गोलार्ध में भी बनती है और दक्षिणी गोलार्ध में बनती है, ठीक है। लेकिन इनका नामकरण अलग अलग होता है। जब ये उत्तरी गोलार्ध में होती है तो इन्हें उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो इन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम हमारे भारत की बात करें तो हमारा भारत जो है ये संपूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसलिए हम ये कहते हैं कि
भारत का जो बंगाल की खाड़ी है भारत में, उसकी जो दक्षिणतम सीमा है वो 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। क्लियर हो गया। और लास्ट में जब हम भारत के इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो ये बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, और इसको कंप्लीट हम क्या बोलेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत में यहाँ जो द्वीप बने हैं और यहाँ द्वीप का जो अंतिम बिंदु है वो है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये हमारा है भारत का सबसे उत्तरी छोर का जो बिंदु है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से अक्षांश रेखाएं होती है उसी तरह से देशांतरीय रेखाएं भी होती है। अक्षांश रेखाएं क्या काम करती है? अक्षांश रेखाओं का कार्य होता है किसी भी देश की जलवायु का निर्धारण करना, किसी भी देश की जलवायु का निर्धारण करना। जबकि इसी प्रकार से ये तो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची हुई, देखिए ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची, यानी ये कौन सी रेखाएं होगी? अक्षांश रेखाएं। यदि हम इसको इस तरह से बनाएं और इस तरह से हम समझें तो एक बार हम वापस पृथ्वी का एक डायग्राम ले लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पृथ्वी का हमने जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में हम क्या देखेंगे, अब कुछ अलग रेखाओं से हम प्रदर्शित करते हैं। अभी तक हमने जो रेखाएं बनाई थी वो पश्चिम से पूर्व बनाई थी, और अब जो रेखाएं बना रहे हैं हम, ये रेखा बन रही है देखिए उत्तर से दक्षिण, ये इस तरह से बनती रेखाएं, ठीक है, ये इस तरह से रेखाएं बनती है। और इन रेखाओं को बोलते हैं, पहले वाली थी लैटिट्यूड लाइन यानी अक्षांश रेखाएं, और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन यानी कि देशांतरीय रेखाएं। इन्हें क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखाएं। ये देशांतरीय रेखाएं होती हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हम भारत बनाते हैं, इसमें हम भारत की सिचुएशन बनाते हैं। मान लीजिए ये हमने भारत बना दिया इस तरह से। अब आप क्या देखेंगे, पहले लाइन ऐसे बनी हुई थी, राइट, पहले लाइन ऐसे बनी हुई थी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ थी, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? अक्षांश रेखाएं। और ये बनाई है हमने देशांतरीय रेखाएं। और देशांतरीय रेखाओं में हम क्या देखते हैं कि एक लाइन ऐसे गुजर रही है यहाँ से, और एक लाइन ऐसे गुजर रही है यहाँ से। तो देखिए 4 पार्ट हो गए। एक पार्ट तो ये हो गया जो अक्षांश, एक पार्ट ये हो गया ये अक्षांश, और एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। ये भाग जो होगी, ये जो रेखाएं होगी, ये कौन सी होगी? देशांतरीय रेखाएं। तो इनका मान अलग हो जाता है। देशांतरीय रेखाएं जो है वो गुजरात राज्य को स्पर्श करती है, और दूसरी देशांतरीय रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। क्लियर हो गया। जबकि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उसका एक भाग तो कन्याकुमारी को स्पर्श करता है और एक भाग कश्मीर को स्पर्श करता है, जो अभी हम पढ़कर आए थे। क्लियर हो गया मैटर। और जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे आगे, जैसे हम पढ़ेंगे तो और आपको जानकारी हम दे देंगे कि अक्षांशीय देशांतरीय रेखाएं किस प्रकार से कार्य करती है, इनका वास्तविक रूप में क्या महत्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के परिणाम का विश्लेषण कर सकते हैं। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है। यानी कि हम दोनों का यदि डिफरेंस देखें तो हमें डिफरेंस कितना मिलता है? लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों ही भागों में, अक्षांशीय भागों में भी और देशांतरीय भाग में भी, ठीक है। जबकि उत्तर से दक्षिण की इसकी वास्तविक दूरी, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसकी जो वास्तविक दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पूर्व से पश्चिम की इसकी दूरी यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इसके जानने के लिए हम पाठ्य पुस्तक का जो भाग है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रयोगात्मक या जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उसमें हम अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो चैप्टर आपको अलग से उस प्रैक्टिकल बुक में दिया हुआ है, जहाँ पर अक्षांश देशांतर और समय का अध्याय जो है वो वहाँ दिया हुआ है, वहाँ उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन आपको यहाँ जो मेन बातें हैं वो आपको समझ लेनी है कि इनमें जो अंतर है अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं में जो अंतर है वो लगभग कितना है? 30 डिग्री का। उसके बाद वास्तविक दूरी जो है वो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की, और पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये थोड़ा सा आपको जान लेना आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करें
ये अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रैक्टिकल टाइप में है, जब हम प्रैक्टिकल का पोर्शन करेंगे तो वहाँ आपको समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये कोष्ण लिखा हुआ है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली सारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। देखिए, भारत का जो हिस्सा है वो दो भागों में विभाजित है। ठीक है, यहाँ भारत का मैप हम देखें, एक छोटा सा मैप बनाकर देखते हैं। भारत का एक छोटा सा मैप में आप देख पाएंगे कि ये हमारे जस्ट बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ये सामान्य आप जानते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ये आपको पता है। अब इस कर्क रेखा के द्वारा भारत दो भागों में विभाजित हो जाता है। भारत कितने भागों में विभाजित हो जाता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, ये जो दक्षिणी हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। और जिसका उत्तरी भाग है ये उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। ये एक्चुअल में शीत का कटिबंध है, यानी यहाँ पे ठंड बहुत अधिक पड़ती है। जबकि उष्ण कटिबंध में ग्रीष्म ऋतु भी प्रभावी होती है और जो शीत ऋतु होती है वो कम प्रभावी होती है। मतलब यहाँ जो मौसम होता है वो लगभग एक समान पूरे वर्ष तक बना रहता है। जबकि जो शीतोष्ण कटिबंध है या शीत कटिबंध जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, हालांकि ये शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों ही चीज़ें अधिक पड़ रही है। यहाँ सर्दी भी अधिक पड़ती है तो यहाँ पर गर्मी भी अधिक रहती है। सर्दी का जो टेम्परेचर होता है, यानी शीतकालीन जो टेम्परेचर है वो यहाँ 5 डिग्री, 4 डिग्री या 3 डिग्री तक भी पाया जाता है। और यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 40, 45, 50 डिग्री तक भी चला जाता है। कारण इसमें यह है कि ये जो तटीय क्षेत्र हैं उससे दूर होने के कारण यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये दो पार्ट आपको समझ में आ गए कि भारत का जो कर्क रेखा वाला दक्षिण का जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है और भारत का कर्क रेखा के जो उत्तर वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी के कारण हम क्या देखते हैं, भारत की जो स्थिति है उसकी जो भू आकृति है, जलवायु है, मिट्टी के प्रकार है, वनस्पति है, उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। जो हमारे देशांतरी रेखाएं पर भी हमने चर्चा की थी, तो इसमें भी लगभग मोटे रूप से देखें तो 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। अब 30 डिग्री का अंतर कैसे देखने को मिलता है, तो मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ समझाने के लिहाज से। एक जनरल फैक्टर ये है कि भारत का ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये गुजरात है, ये आपको मैंने अभी बताया था गुजरात। और ये जो भारत का हिस्सा है ये कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये चर्चा हम कर चुके हैं। और यहाँ जो देशांतरी रेखाएं इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, देशांतर रेखाएं पे अभी हमारी चर्चा हुई थी, देशांतर रेखाएं इस तरह से बनी हुई हैं। तो भारत का जो गुजरात को स्पर्श करती रेखा है, ठीक है, जो देशांतरी रेखा है गुजरात को स्पर्श करती है, वो राउंड फिगर में 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 68 डिग्री देशांतर रेखा है। और जो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है वो 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड रेखा है। 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड रेखा है। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, हम इसको यदि माइनस करें 97 में से 68 डिग्री माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो हम ये देखते हैं कि आपको मिलेगा यहाँ पर, आपने 97 डिग्री, एक तो आपने ये रख लिया 97 डिग्री और दूसरा आपने रख लिया 68 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को आप माइनस करें तो माइनस करने पर आपको 29 डिग्री मिलेगा। माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा? 29 डिग्री,
यानी इस प्रकार हमें 29 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये जो 29 डिग्री का डिफरेंस है, इसको हमने राउंड फिगर में 30 डिग्री मान लिया कि लगभग कितना 30 डिग्री का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ बताया गया है लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो कि हमारे देश में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों में समय के 2 घंटे का अंतराल पैदा कर देता है। यानी कि 30 डिग्री का जो अंतराल है वो लगभग पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ दोनों जो छोर है, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, यहाँ लगभग कितने घंटे का अंतराल हमें देखने को मिलता है? 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक यामोत्तर गुजरती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल काम है और आप भी नीचे हाईलाइट बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। विश्व के सभी देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर या पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार होने के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय मानक कटिबंध है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी देश का जो पश्चिमी और पूर्वी विस्तार जो है वो कितना है। यदि अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जो टाइमलाइन होती है उस देश पर्टिकुलर की, वो एक से अधिक भी हो सकती है। लेकिन भारत का जो वास्तविक रूप में हम देखें कि भारत का पश्चिमी और पूर्वी विस्तार जो है वो 30 डिग्री के समकक्ष है, तो हमने यहाँ पर एक ही भारत की टाइमलाइन रेखा यानी जो हमारी पूर्वी यामोत्तर रेखा है उसको हमने माना है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसी रेखा से हमने अपने भारत के समस्त राज्यों के प्रत्येक कोने के जो समय होगा वो हमने निर्धारित किया है। यानी यदि कोई व्यक्ति गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या कन्याकुमारी में कहीं पर भी बैठा हो, जो समय गुजरात में होता है वही समय अरुणाचल प्रदेश में होगा, तो वही समय जम्मू कश्मीर में और तो वही समय तमिलनाडु या आपको कन्याकुमारी में देखने को मिलेगा। यानी भारत के किसी भी कोने में चले जाए, जो समय आपकी घड़ी में उस समय हो रहा होगा वही समय पूरे भारत में लागू हो रखा होगा। तो इसको ऐसी कंडीशन अप्लाई कर रखी है जिसके माध्यम से समय में परिवर्तन ना हो, चाहे वो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जा रहा हो या गुजरात से कन्याकुमारी या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये सुविधा हमारे लिए कर रखी है। ठीक है, आप मैप में देख पाएंगे। दूसरा मैप दिया हुआ है, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध हमारे दे रखे हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट हम आकार के बारे में बात करेंगे कि आकार भारत का किस प्रकार से है। ठीक है, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस मैप में आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। पहले हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं और फिर देख लेंगे कि इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या हैं। देखिए, भारत का क्षेत्रफल की हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कक्षा 9 में आप अच्छे से पढ़कर आ चुके होंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार हम देखें भारत को, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि स्थलीय धरातल का 2.47% है। अब हम आकार की बात करें, क्या इसका साइज़ किस प्रकार का है, भारत का जो साइज़ है वो कैसा है और आकार में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। देखिए दोस्तों,
जब आप कक्षा 9 में भारत का भूगोल आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप स्थलाकृतिक स्वरूप पढ़ते हैं, ठीक है, या भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं। तो भारत के भौतिक स्वरूप में आपको 6 मुख्य जो भौतिक स्वरूप है वो पढ़ने को मिलता है। जैसे हिमालय पर्वत पढ़ते हैं, उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदान आप पढ़ते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय द्वीप समूह पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है वो आप पढ़ते हैं। समुद्र तटीय प्रदेश पढ़ते हैं, द्वीप समूह पढ़ते हैं जिसमें आप लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप यानी अंडमान निकोबार को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भारत में एक विशिष्ट भौतिक विशेषता है जहां आपको अलग अलग प्रकार के भौतिक प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम नदियों की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो कि विशाल नदियाँ हैं और ये हिमालय से उत्पन्न होती है। इनकी उत्पत्ति स्थल जो है वो हिमालय रीजन है, हिमालय क्षेत्र है। जबकि महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी ये जो बड़ी नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा भारत के दक्षिण भाग में स्थित है वहाँ से ये उद्गम होती है। उत्तरी पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को हम देखें जिसमें आपको असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये रीजन देखने को मिलेगा। दक्षिणी भारत का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर सघन वनाच्छादित यानी वन से आच्छादित पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ आपको सर्वाधिक वन का आवरण देखने को मिलता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि मरुस्थलीय रेत में विस्तृत फैलाव है। तो वहीं भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्र है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, पंजाब का कुछ क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक आपको क्या देखने को मिलेगा? मरुस्थल देखने को मिलेगा। और मरुस्थल में किसकी विद्वानता अधिक होती है? रेत की, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि भारत एक तरफ बहुत विशाल ऊंचे ऊंचे पर्वत है, दूसरी तरफ एक समतल मैदान है, तीसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार है जो कि त्रिकोणमितीय आकार में फैला हुआ है, ठीक है। और एक तरफ हम देखते हैं कि भारत का पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, ऑलमोस्ट राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो मरुस्थल से घिरा है। तो भारत की ये जो भौतिक विशेषता है ये भारत को एक अनोखा और एक विचित्र देश प्रदान करती है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं, ठीक है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसमें देखिए कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खेबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। यानी ये कुछ ऐसे दर्रे हैं जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बने हुए हैं जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं। क्योंकि ये जो हिमालय रीजन है यहाँ चोटियाँ बहुत विशाल हैं, बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ऊंचाई बहुत अधिक है, तो इसको पार करना मुश्किल है ना, पार नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया, पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न छोटे छोटे दर्रे बना रखे हैं जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान को पार कर सकते हैं। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। तो यदि हम उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी दक्षिण तक और पश्चिम में जैसलमेर या गुजरात से प्रारंभ करके और हम अरुणाचल प्रदेश तक जाएं तो हमें विभिन्न प्रकार की भौतिक परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। तापमान में परिवर्तित होगा, ठीक है, ऊंचाई में परिवर्तन होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो भौतिक स्वरूप हैं उनमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। तो आप देखेंगे मैप में कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो हिंद महासागर की तरफ है, ठीक है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह जो हमारे द्वीप समूह है उनके समेत ये 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। यानी जो तटीय सीमा है जिसमें गुजरात से ये शुरुआत होती है और पश्चिम बंगाल तक आप देखते हैं भारत के मैप में आप देखेंगे तो गुजरात से प्रारंभ होती है और अंतिम कहाँ तक जाती है?
अंतिम ये पश्चिम बंगाल तक जाती है। और साथ में दो द्वीप समूह भी है, एक लक्षद्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इनको भी हम इंक्लूड कर लें, शामिल कर लेते हैं, तो भारत की जो तट रेखा है वो 7,516 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिसे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की बात करें, ठीक है। तो आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो भारत के मानचित्र में आपको भारत के पड़ोसी राज्य देश देखने को मिलेंगे। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। तो आप मानचित्र में देखेंगे तो जो दक्षिणी भाग हमारा है प्रायद्वीपीय भाग, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, उसके आप राइट साइड में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, और उसके दक्षिण में एक विशाल महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, आपको मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस मैप में आप देखें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है कि भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण भाग में हमारा भारत की स्थिति है। और यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है कि ये पूरा का पूरा जो भाग आप देख रहे हैं ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, या दक्षिण का पठार हम इसको कहते हैं। इसके राइट साइड में ये आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ अरब सागर स्थित है। तो लेफ़्ट साइड में यानी कि इस पठार के लेफ़्ट साइड में देखें तो आपको अरब सागर मिलेगा, और राइट साइड में देखें तो बंगाल की खाड़ी मिलेगी। और अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों कहाँ मिल जाते हैं, किस महासागर में मिलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर का नामकरण हिंदुस्तान के नाम के किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तीन महत्वपूर्ण महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इस पूरी पृथ्वी पर तीन बड़े महासागर आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अन्य भी महासागर आपको, जैसे आर्कटिक रीजन में महासागर है, ठीक है, लेकिन तीन सबसे बड़े और चर्चित महासागर है, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। उसमें से हिंद महासागर का नामकरण हिंदुस्तान के आधार पर किया गया है, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है कि हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारत के पास समुद्री क्षेत्र है तीनों ओरों से, अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर के कारण भारत का समुद्री मार्ग बहुत विस्तृत है। और आप जो आपको मैप दिया गया है जिस पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ भी आप देखेंगे तो भारत के समुद्री मार्ग और आपको भारत का जो वायु मार्ग है वो दोनों आपको एक डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है, और एक आपको बिल्कुल रेगुलर लाइन से दिखाया गया है, जिसमें आप स्पष्ट ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है, भारत का जो आकार है वो किस प्रकार का है, और भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में क्या अंतर है, समय में क्या अंतर है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आगे हमने देखा कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंत्यक्रिया करने में बाधक है। हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों को पैदा किया है, इसे यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना भी हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है वो नोट्स फॉर्म में आप लिखें, इंपॉर्टेंट है। और इस अध्याय के जो भी प्रश्न आप देखें, समझें और आप करने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट नोट्स आप बनाते चलें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप नोट्स को अच्छे से पढ़ें, ताकि प्रत्येक प्रश्न का आप सही आंसर दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय की, हम बात करेंगे। ये आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका सेकंड यूनिट, यानी ये थी फर्स्ट यूनिट और इसका एक ही चैप्टर इसमें शामिल था। अब आपके सेकंड यूनिट है, और सेकंड यूनिट में आपको दिया हुआ है भू आकृतिक विज्ञान, यानी कि आपको फिजियोग्राफी कंडीशन दी हुई है कि भारत की फिजियोग्राफी कंडीशन किस प्रकार से है।
वो आपको दिया हुआ है। लेकिन सेकेंड यूनिट में आपको जो चैप्टर नंबर 2 है जो दिया हुआ है आपको संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये आपके सिलेबस में अभी इस वर्ष 2021 की जो वार्षिक परीक्षाएं होगी उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है अफवाह तंत्र, यानी ड्रेनेज सिस्टम को अब हम पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम आपके सिलेबस में शामिल है। तो खंड ए में जो फर्स्ट टॉपिक है भारत की स्थिति, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड यानी भू आकृतिक विज्ञान, और इसमें भी चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम उन्हीं चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आगामी 2021 में आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होनी है उसके आधार पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस रखा है, ठीक है, उसके आधार पर हम पढ़ते जा रहे हैं। और यदि ये बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको भी बता दूं कि आपका भी सिलेबस लगभग वही है जो आरबीएसई का है, यानी सीबीएसई बोर्ड ने भी वही सिलेबस कट किया है या वही टॉपिक कट किए हैं जो आरबीएसई ने किए हैं। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।